गुड इवनिंग। एक बार सारे बच्चे आ जाते हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है? गुड इवनिंग विश्वजीत। कल आप नहीं आए थे, एब्सेंट थे। कोई बात नहीं, आज की क्लास कर लीजिएगा। कोई बात नहीं, सारे बच्चे पर आ जाते हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है? कल की क्लास आपने देख ली क्या? पूरी कंप्लीट कर ली? नमस्ते राम लखन। कोई बात नहीं, चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है? क्योंकि हम लोग को जाहिर सी बात है, दो दो टॉपिक कवर करना है ना। तो जो बच्चे आएंगे वो जुड़ते जाएंगे। अब सब लेट कर रहे हैं, तो इसमें कल ही मैंने बोला था कि कोई लेट नहीं रहेगा। गुड इवनिंग कविता, है ना? तो जो लेट करेगा वो जाने। गुड इवनिंग जगन्नाथ। ठीक है, अगर टाइम मिलता है तो मैं कर देती हूँ, ठीक है? और नहीं तो कल कर देंगे, क्योंकि आज ऑलरेडी बहुत ज्यादा कंटेंट है, ठीक है? आज्ञा सूत्र को कंप्लीट करना है, तो आप एक बार पढ़ लो। कल जाहिर सी बात है, समय मिलेगा तो मैं एक बार बता दूंगी, ठीक है? अब देखिए, स्टार्ट करते हैं कि उन्होंने राजमंडल सिद्धांत दिया था, है ना? कौटिल्य ने। तो वो उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। राज्य के प्रशासन में सुरक्षा और विदेश संबंधों के संचालन का विशेष महत्व है। इन्होंने राज्य सुरक्षा के बारे में महत्व दिया है और विदेशी संबंध के बारे में इन्होंने महत्व दिया है। Security and conduct of foreign relations have special importance in the administration of the state. ठीक है? पॉटिल ने इस समस्या के समाधान के लिए मंडल सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ द स्टेट सिस्टम, का निरूपण किया, मतलब बनाया, ठीक है? सिद्धांत दिया कैसे हम राज्य की सिक्योरिटी करेंगे, रक्षा करेंगे, और जो विदेश के लोग हैं, जाहिर सी बात है, जो राज्य के बगल अगल के राज्य है, उससे कैसे अपने संबंध बनाए रखें, ठीक है? उसके बारे में इन्होंने बात की है। To solve this problem, Kautilya has formulated theory of the state system. किसने राजमंडल सिद्धांत पहले पढ़ा हुआ है? कमेंट कीजिए तो।
क्योंकि देखिए आप लोगों को क्या है ना कि थ्योरी को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो बच्चे कमेंट करेंगे कि कौन कौन पहले से पढ़ चुका है, कौन नहीं पढ़ा है, तो वो बोलेंगे कि मैं नहीं पढ़ा हूँ या फिर मैं नहीं पढ़ी हूँ। थोड़ा सा जल्दी। हाँ हाँ बिल्कुल सही, उसी के बारे में बात हो रही है। शत्रु का शत्रु मित्र होगा, और राजा के अगल बगल में जितने होंगे वो क्या होंगे, शत्रु ही होंगे। कौटिल्य के ध्येय तत्कालीन भारत के छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर एक विशाल, सुदृढ़ और शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित करना था, ठीक है। हाँ, अंत उन्होंने कुशल शासन की संकल्पना विजिगिषु के रूप में की थी। अब देखिए इन्होंने किंग को क्या बोला है, विजिगिषु। विजिगिषु का अर्थ क्या होता है, किसी को पता है? क्या होता है बताइए, विजिगिषु का अर्थ क्या होता है? Kautil M was established a large, strong and powerful empire by merging the small states of the India. Therefore, he has conceptualized the efficient ruler of Vijigishu. नमस्ते प्रांजलि। विजिगिषु का अर्थ क्या होता है? जिसे हमेशा विक्ट्री मिले, हमेशा विजय मिले, वैसा राजा के बारे में ये सोचते थे, ठीक है। इनका आइडियल किंग, हाँ सेंटर में रहता था, जाहिर सी बात है। अब देखिए कौटिल्य के अनुसार इन्होंने युद्ध पे क्या बोला है कि युद्ध करना एकदम अनिवार्य है, ठीक है, स्वाभाविक भी है और अनिवार्य भी है। अकॉर्डिंग टू कौटिल्य इट इज द बोथ नेचर एंड मैंडेटरी फॉर द स्टेट टू इंगेज्ड इन वॉर। हाँ सिकंदर की तरह, ठीक है। इनका एक ही एम था कि जितने भी छोटे छोटे राज्य हैं उनसे या तो वो दोस्ती करके साथ में रखें या फिर उन पे विजय पाकर साथ में रखें, ठीक है। विजुगिषु को न केवल शूरवीर और युद्ध में निपुण होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने बोला है कि विजिगिषु युद्ध करेगा ही करेगा, अगर कोई राजा है तो उसे युद्ध करना पड़ेगा, बल्कि युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए उसे मित्र और शत्रु को सही सही पहचान करके उपयुक्त गठबंधन या सहबंध भी स्थापित करने चाहिए। जैसे कि इन्होंने बोला था ना कि साम दाम दंड भेद, तो किसी तरीके से वो बांधे रखे, उसे विजय मिले, विजय प्राप्त करने के लिए वो कोई भी तरीका अपना सकता है। क्लियर है ये? विजयिषु शुड नॉट only be brave and adept in war, but to achieve victory in war, he should also establish appropriate alliance by correctly defying friend and enemy। ये क्लियर है? अब देखिए यहाँ तक क्लियर है तो सब लोग बोलिए, बताइए। यहाँ तक सबको क्लियर है? वेरी गुड। अब देखिए इसको थोड़ा हम लोग इस हिसाब से समझते हैं कि ये इस सिद्धांत के बारे में इन्होंने ये सिद्धांत दिया क्यों था।
ठीक है। किंग को इन्होंने क्या बोला है? विजिगिशु। ठीक है, जिसे हमेशा क्या मिले? विक्ट्री मिले। अब देखिए ये जो डायग्राम है ना, वो अलग अलग किताबों में अलग अलग टीचर के द्वारा अलग अलग तरह से बताया जा सकता है। ठीक है, तो इससे घबराना नहीं है, बात सारे टीचर्स एक ही करेंगे। ठीक है, इन्होंने ये बोला कि किंग के बगल में जो भी स्टेट होगा, मतलब किंग जहाँ पे विजुगिशु का जो राज्य होगा, उसके बगल में जो राज्य होगा वो हमेशा क्या होगा? शत्रु होगा, एनिमी होगा। और उनको उन्होंने क्या बोला? अरी बोला। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या रहेगा? अरी, है ना? कुछ समझ में ना आए तो बोलिएगा। अब देखिए, इसके बाद इन्होंने बोला कि अब यहाँ पे क्या आएगा तीसरे नंबर पे? मित्र। क्योंकि हो सकता है कि कोई राज्य मित्र हो और कोई राज्य शत्रु हो, लेकिन इन्होंने ये बोला कि जो अगल बगल के राज्य होंगे ना, वो हमेशा क्या होंगे? शत्रु ही होंगे। क्लियर है ये? अब देखिए, अब देखिए यहाँ पे क्या है? अरी है, इसका मतलब शत्रु। तो शत्रु का शत्रु क्या होगा? उसका मित्र होगा, है ना? तो इसीलिए क्या बन जाएगा? अरी का मित्र बन जाएगा। और मित्र का मित्र क्या होगा? मित्र मित्र होंगे, है ना? और फिर इसका अपोजिट में क्या जाएगा? एक सेकेंड। ओह, अब इसके अपोजिट में क्या जाएंगे? हरि मित्र मित्र। इसका ये मतलब है, अब देखिए ये जो 6 हैं वो क्या होंगे? सामने की तरफ से जो राज्य होंगे उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, इन्होंने 12 स्टेट के बारे में बात की है, 12 स्टेट्स, राजमंडल। 6 हो गए। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो अभी पूछ लीजिए। और हम लोग ऐसे भी समझते हैं ना कि कोई आप बताइए, आपका अगर कोई मित्र है, ठीक है, शत्रु का शत्रु क्या बन जाता है? आपका कोई अगर शत्रु है, आपके शत्रु का क्या बन जाएगा? मित्र बन जाएगा। और अगर आपका कोई मित्र है तो वो उस आप उसके भी क्या बन जाएंगे? मित्र बन जाएंगे। हाय मधु, ये क्लियर है? ये 6 क्लियर है सबको? पहले ये बताइए। सामने की तरफ से जो भी विजुगिशु जो राज्य है, उसका सामने की तरफ से 6 स्टेट्स होंगे। अब देखिए, बैकवर्ड भी तो जाएंगे ना स्टेट्स। अब जैसे हम लोगों ने बोला कि जो विजुगिशु है, उनके राज्य के अगल बगल में जितने भी लोग होंगे वो क्या होंगे? उनके शत्रु होंगे, है ना? इसीलिए वेरी गुड। अब देखिए, तो यहां से अब सेकंड नंबर में पीछे से सबसे पहले कौन आएगा? इन्होंने सबका नाम दिया है, इसीलिए मैंने इंग्लिश में नहीं लिखा है, क्योंकि आप लोग को ये याद करना पड़ेगा। अब जैसे भी याद कीजिए, ये आप लोग की मर्जी। अब देखिए, इसके बाद प्रशीन ग्रह आएंगे, जो क्या होंगे? शत्रु होंगे। अब जाहिर सी बात है,
अब एक आएगा आकरंद, जो क्या होगा आपका फ्रेंड होगा, यहाँ पे उसका। उसके बाद हाँ, हानि ग्रह नहीं है, प्रशीन ग्रह है, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, शत्रु, तो फिर नाम आप लोग याद रखिएगा, समझ लीजिए। यहाँ पे क्या होगा, दोस्त, फिर यहाँ पे क्या होगा, शत्रु। शत्रु शत्रु एक दूसरे में दोस्त होंगे, और दो दोस्त एक दूसरे में दोस्त होंगे। क्लियर है? ये क्लियर हुआ? नॉर्मल तरीके से अगर सुनना चाहें तो राजा के अगल बगल में क्या होते हैं, शत्रु होते हैं। शत्रु के बाद क्या आते हैं, दोस्त आते हैं। उसके बाद फिर शत्रु आते हैं, जो शत्रु शत्रु दोस्त होते हैं, और दोस्त दोस्त भी दोस्त होते हैं। मधु ये राजमंडल सिद्धांत है, ठीक है, इसको हम लोग को ऐसे ही याद करना पड़ेगा। 12 इन्होंने स्टेट्स थ्योरी दी है। किसे किसे समझ में नहीं आया? जल्दी, थोड़ा सा जल्दी बोलिए, इतना टाइम नहीं है ना। और ये कॉम्प्लिकेटेड होता है, जाहिर सी बात है, क्योंकि इसमें इतने सारे वर्ड्स हैं। तो एक बार में, बिल्कुल, एक बार में, अब इससे इससे अच्छा एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता कि चीन, पाकिस्तान, पाकिस्तान हमारा क्या है, एक तरह से एनिमी, है ना, एनिमी कंट्री है। तो जाहिर सी बात है कि अगर संबंध देखा जाए, अगर हमारे भारत का अगर किसी कंट्री के साथ संबंध बिगड़ेगा, तो पाकिस्तान से उस कंट्री का संबंध क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। इन्होंने ये बोला कि अगर आप, है ना, राजा को बोला कि आपको किसी भी तरह अगर विजय प्राप्त करनी है, तो आपको इन सब पे नियंत्रण रखना पड़ेगा, आपके शत्रु हो या फिर आपके मित्र हो। समझ आया? किसी किसे समझ आया और किसी किसे नहीं समझ में आया, बताइए। बिल्कुल, एक बार में देखिए समझ में नहीं आएगा, नॉर्मल तरीके से एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे ये देखिए, इन्होंने बोला कि जो किंग है, किंग किसी राज्य में रहता होगा, ठीक है, तो राज्य के जो बगल का राज्य है, वो हमेशा क्या रहता है, एनिमी, और उसके बगल का राज्य फ्रेंड। ये उनकी थ्योरी थी। अब देखिए, ये एनिमी, ये फ्रेंड, है ना, ये फिर से एनिमी। अब देखिए, इसमें ये बोला है कि अगर
इस आपके राज्य का, ठीक है, आप ही सोचिए कि हाँ, किंग के सामने का जो भी स्टेट होगा, अगल बगल का स्टेट, सामने भी नहीं है, अगल बगल का स्टेट, पीछे का भी एक स्टेट क्या होगा, एनिमी होगा, है ना। फिर फ्रेंड, फिर एनिमी, फिर फ्रेंड। अब इन सबको इन्होंने नाम दे दिया कि जो किंग के जस्ट बगल में राज्य होगा इसको क्या बोला है, अरी। उसके बाद जो इनका मित्र होगा उसको उन्होंने क्या बोला है, मित्र। उसके बाद जो चौथे नंबर पे होगा वो क्या आया, अरी मित्र, क्योंकि एनिमी एनिमी क्या होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स फ्रेंड्स भी फ्रेंड होंगे, इसीलिए मित्र मित्र बोला है। और उसके बाद लास्ट में आता है अरि मित्र मित्र, क्योंकि थर्ड नंबर वाला भी एनिमी है, इसीलिए अरि का क्या होगा, दोस्त का दोस्त होगा। अब पीछे से ये बैकवर्ड से है, फ्रेंड जिसको क्या बोलते हैं, प्रशीन ग्राह। उसके बाद आएगा आक्रंद, जो दोस्त होगा। फिर दुश्मन का दुश्मन प्रशीन ग्रह सार, और लास्ट में आक्रंद सार। अब देखिए, अगर ये यहाँ पे आपको समझ में नहीं आया ना, तो आपको फिर से इस वीडियो को देखना पड़ेगा। अब देखिए, दो और बच्चे बगल अगल में भी तो रहेंगे ना। देखिए, एक हुआ उदासीन और एक हुआ मध्य। अब बताइए, बताती हूँ मैं। मध्यम क्या होगा, मध्यम ये होगा, दोनों तरफ से होगा, ठीक है। मध्यम ना किसी का दोस्त होगा ना किसी का शत्रु होगा, वो अपने फायदे के अनुसार, ठीक है, वो किसी भी राज्य से क्या कर सकता है, जुड़ सकता है। मध्यम के बारे में समझ में आया। और एक होता है उदासीन, ये क्या है, न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब समझते हैं, न्यूट्रल मतलब क्या होता है, ना वो किसी का दोस्त है ना वो किसी का दुश्मन है, और वो कोई कुछ भी होगा वो न्यूट्रल ही रहेगा, दोनों तरफ रहेगा, ना किसी का समर्थन करेगा ना किसी का विद्रोह करेगा। 9 नंबर है प्रशीन ग्रह सार। इसका मतलब ये जो प्रशीन ग्रह है उसका क्या है, दोस्त है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। ये क्लियर हुआ। देखिए, ये जो थ्योरी है ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको डिफिकल्ट लग रहा है, किसी भी टीचर से जाके पढ़िए, ये थ्योरी डिफिकल्ट है, समझने के ऊपर है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। एक दो बार देखिएगा तब जाके समझ में आएगा। क्लियर है वैसे। जरूरी नहीं है ना कि हर चीज एक ही बार में दिमाग में घुस जाए। अब देखिए, 3 तरह की शक्तियों की बात की है इन्होंने, पावर की बात की है, ठीक है। मंत्र शक्ति, प्रभु शक्ति और उत्साह शक्ति। स्ट्रेंथ की बात की है, और स्ट्रेंथ कैसे आएगी, जो विजुगिषु के ज्ञान और सूझबूझ पर आश्रित है, जो मंत्र शक्ति है। दूसरी प्रभु शक्ति है, यह क्या होगा, मिलिट्री स्ट्रेंथ और कोष, धन पे आधारित होगा। और तीसरा उत्साह शक्ति, करेज और मोरल, साहस पे, पराक्रम पे, मनोबल पे आश्रित होगा। तो 3 तरह की शक्तियों की बात इन्होंने की है, किसके लिए, राजा के लिए। जाहिर सी बात है, किंग के बारे में ही बात कर रहे हैं ना ये हमेशा।
इनका किंग ही सिर्फ हर चीज चला रहा है। ये क्लियर हो गया? सब लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। जब पीपीटी मिलेगी तो इसको याद कीजिएगा, ये याद करने वाली चीज है। समझाना अलग चीज है, अब जो याद करना है वो याद करना है। अब देखिए, इसके बारे में सब लोग जानता है, कूटनीति। इनकी कूटनीति हम लोग ऐसे भी आम भाषा में भी बोलते हैं ना, कि साम दाम दंड भेद। और किस लिए इन्होंने एक कूटनीति की बात की है? राज्य की रक्षा के लिए। ये राज्य की रक्षा कैसे भी राजा कर सकता है? साम दाम दंड भेद, शांति से, ठीक है, लालच देके, या फिर गिफ्ट देके, एक तरह से। दंड का मतलब आप समझते ही हैं, है ना? भेद मतलब भी समझते हैं। क्लियर है ये? मतलब गुप्तचर रख के, है ना, उसका कोई जो निजी बात है या फिर निजी चीज है उसको जान के। विश्वजीत, कल वाला पीपीटी इसीलिए नहीं मिला है ना, क्योंकि मैंने बोला था कि मैं क्या करूंगी ना, कि अब कौटिल्य का अलग से थोड़ा दो दो पीटी जो पीपीटी क्यों रखनी, एक ही पीपीटी में पूरा कौटिल्य हो जाएगा, ठीक है? ये क्लियर हुआ सबको? जल्दी जल्दी बताइए। सारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं ना, सब बच्चे कमेंट कीजिए फटाफट। चलिए, कौटिल्य खत्म हो गया। मैं जैसे बता रही हूँ सब लोग सुन लीजिए, जो पीपीटी है बाद में मत पूछिए, ठीक है? पीपीटी है तो वो एक ही कौटिल्य की रहेगी, जिसमें पूरा पीपीटी होगा, आज का भी कौटिल्य, कल का भी कौटिल्य, ठीक है? तो इधर उधर ढूंढिएगा मत। और आज जो मैं पढ़ाऊंगी वो आग्नासुत्ता का, वो पीपीटी आग्नासुत्ता के लिए रह देंगे, ठीक है? समझ लीजिए, फिर ढूंढिएगा मत। जब आप कौटिल्य का पीपीटी देखेंगे तो ये वाला जितनी भी चीजें मैंने आज पढ़ाई वो भी उसी में मैं डाल दूंगी। चलिए, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अगाना सुत को। इसीलिए थोड़ा फास्ट पढ़ाई चल रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अब शायद, रामलखन बताइए कितना टाइम बचा? शायद 94 डेज, ठीक है? इधर उधर हो सकता है, मुझे नहीं याद है। अब इसमें हम लोगों को बहुत सारे यूनिट्स कंप्लीट करने हैं, तो अगर हम लोग जल्दी नहीं चलेंगे, बिल्कुल, ओनली, तो जल्दी नहीं चलेंगे तो हम लोग का सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। सिलेबस कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट है ना? तो आज अगाना सुत्ता को कंप्लीट कर देते हैं। चलिए, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, समझते चलिएगा, आसान है। देखिए, वर्ड्स याद रखिएगा। अब अगाना सूत्र में एक आता है दीर्घ निकाय, अभी मैं बताऊंगी वो है क्या। दीर्घ निकाय संवादों का एक संग्रह है। दीर्घ निकाय इज ए कलेक्शन ऑफ डायलॉग्स, ठीक है? देखिए, सुत्त पिटक या प्रवचनों की टोकरी में चार महान निकाय या
संग्रह है। दिस इज इन दिस सुट पिटक और बास्केट ऑफ डिस्कर्जेस देयर आर 4 ग्रेट निकायस। ये तो खुशखबरी की बात है ना। अब देखिए, जिनमें से पहले दो एक ही पुस्तक बनाते हैं। 4 इन्होंने क्या बोला? पहले पढ़ाई कर लीजिए, बाद में बात कीजिएगा, वरना क्या होगा ना कि कुछ भी नहीं मिल पाएगी। अगर जिसमें से पहले दो एक ही पुस्तक बनाते हैं और समूह रूप से दीर्घ निकाय। हम लोग को अगाना सूत्र पढ़ना है, उसके पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि ये दीर्घ निकाय है क्या, कहलाते हैं, जिन्हें 34 लंबे सूत्रों में वर्गीकृत किया गया है। इनमें से 27वां आगनासूत्र राज्य की उत्पत्ति और विकास पर बौद्ध चिंतन के विकास के लिए जाना जाता है। ठीक है, द फर्स्ट टू ऑफ विच फ्रॉम ए सिंगल बुक एंड आर कलेक्टिवली कॉल्ड दीर्घ निकाय, classified into 34 long sutra. Of these, 37th Agna Sutra is known for the development of Buddhist thought, the origin of development of the state. रोस्ट करना जरूरी है। अब देखिए, अभी तक आप लोगों को क्या समझ में आया? कुछ भी नहीं आया होगा। फिर भी क्या पता कोई तेज बच्चा हो। किस किस बच्चों को मैंने अभी जो पढ़ा वो समझ में आया? हाँ, मैंने बोला कुछ बच्चे होंगे। देखिए, एक बुक है फेमस, ठीक है, ठीक है, महात्मा बोध की फेमस टेक्स्ट ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है, उसका क्या नाम है? दीर्घ निकाय टेक्स्ट है ये। अब देखिए, दीर्घ निकाय इज ए कलेक्शन ऑफ डायलॉग्स मोस्टली ऑफ बुद्धा हिमसेल्फ। जो महात्मा बुद्ध थे उनके जो डायलॉग्स हैं, ठीक है, उसका संग्रह है दीर्घ निकाय में। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसी किताब जिसमें महात्मा बुद्ध के प्रवचन है, उसको क्या बोलते हैं? दीर्घ निकाय बोलते हैं। ये क्लियर है? ये सबको क्लियर हुआ? सब लोग बोलेंगे, नहीं हुआ तो मैं दोबारा से बताऊंगी। क्लियर हो गया ना? छोटी सी चीज है कि दीर्घ निकाय होता क्या है। अब हम लोग अभी भी ये सोच रहे हो ना कि अगाना सूत्र को हम लोग को पढ़ना है ना? तो वो दिमाग में रखिए, अभी अगाना सूत्र भी आ जाएगा। गुड। अब बौद्ध धर्म को मुख्य रूप से एक धार्मिक और दार्शनिक अवधारणा के रूप में समझा जाता है, लेकिन बौद्ध धर्म संसारिक और परलौकिक दुनिया से भी उतना ही चिंतित है।
Buddhism is primarily understood as the religious and philosophical concepts, but Buddhism is equally concerned with a earthly and transcendent worlds. इसका मतलब समझ में आ गया है कि ये धार्मिक और दार्शनिक अवधारणा भी रखती है बौद्ध धर्म, और उसके साथ साथ सांसारिक और परलौकिक दुनिया से भी वो वास्ता रखते हैं। अब कैसे रखते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए, प्रसिद्ध बौद्ध धर्म ग्रंथ सुत्त पिटक के दीर्घ निकाय का 27वां सूत्र आज्ञा सूत्र के नाम से जाना जाता है। अब सिंपल वे में समझिए, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे भारत में कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उनके क्या है, आर्टिकल्स हैं, पार्ट्स हैं, वैसे ही जो दीर्घ निकाय है उसमें भी क्या है, बहुत सारे पार्ट्स हैं, पार्ट्स में बांट दिया गया है। यहाँ तक समझ में आया। अब इसमें पिटक है, अब नाम वही है तो नाम वही याद रखिएगा। पिटक कौन सा है, सुत्त पिटक, है ना। और इस पिटक के अंदर क्या है, निकाय है। निकाय कौन सा है, दीर्घ निकाय, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कि दीर्घ निकाय में ही जो भी डायलॉग्स हैं बुद्धा के, वो हम लोग को पढ़ने को मिलते हैं। और इस निकाय के अंदर, और ये निकाय कितने होते हैं, 34। और इस निकाय के अंदर एक आता है सूत्र। इसमें क्या है, 27 जो सूत्र है वो क्या है, अगाना सूत्र है। क्लियर है ये, सबको समझ में आ गया। पिटक होता है, पिटक के अंदर क्या आता है, निकाय आता है, दीर्घ निकाय के अंदर। हाँ, और दीर्घ निकाय के, अब दीर्घ निकाय है उसके अंदर सूत्र है, और 27वां सूत्र क्या है, आज्ञा सूत्र के नाम से जाना जाता है। और ये सब क्या है, टेक्स्ट ही है, ग्रंथ है। क्लियर। निकाय 34 निकाय हैं, पीछे हम लोगों ने पढ़ा था ना। नहीं, एक सेकंड, ये अगर नहीं भागेगा तो इसको परेशानी हो जाएगी। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। हाँ, सूत्र 27वां सूत्र है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, अगाना सूत्र कहते हैं। ये चीज क्लियर होगी। अब ये याद रखने वाली चीज है। वेरी गुड। द 27th Sutta of Dirgha Nikaya was the famous Buddhist scriptures Sutta Pitak is known as Agna Sutta. हाँ, 4 पिटक, 4 पिटक होते हैं, 1 2 3 नहीं।
पिटक कितने होते हैं? 4, क्योंकि 1 और 2 दोनों मिला के क्या हो जाते हैं? एक सेकेंड। हाँ हाँ, निकाय है, सही बोल रहे हैं। हम्म। चलिए, यहाँ तक क्लियर हुआ। हाँ। अब देखिए, एक स्टोरी के जरिए जानते हैं कि बौद्ध धर्म से पहले हुआ क्या था। अब हम लोगों ने पीछे पढ़ा हुआ था कि चाणक्य के समय या तो धर्मशास्त्र के समय क्या हुआ था कि धर्मशास्त्र के समय क्या हुआ था कि अभी नेचुरल स्टेट में लोग आए हुए थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे ब्राह्मण आए एडवाइजर बन के, ठीक है। उसके बाद ऐसा स्थिति आ गया था कि जो ब्राह्मणवाद बहुत ज्यादा फैल गया था। उसके साथ साथ लोग क्या कर रहे थे, वर्ग संघर्ष उन लोगों को करना पड़ रहा था। और फिर एक चीज आई, कर्म कांड। 3 चीज सामने आई थी, और इन तीनों चीजों से क्या हो रहा था, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। आप लोगों को देखने को मिलेगा, या फिर जिसने पेरियर को पढ़ा होगा, ठीक है, हम लोग को पढ़ना भी है उनको। पेरियर एक थिंकर है। उनको क्या किया गया था कि उनको भी ब्राह्मणवाद के वो क्या बन गए थे, शिकार बन गए थे, ठीक है। किस किसने पेरियर को पढ़ा हुआ है? ये हमारे इंडियन थिंकर ही हैं, केरल के। हाँ हाँ, है ना। अब ये क्या हुए थे, ये भी ब्राह्मणवाद के शिकार हो गए थे, क्योंकि उस समय क्या हो रहा था कि जो ब्राह्मण थे उनको बहुत ज्यादा क्या दिया जा रहा था, मान्यता दिया जा रहा था, है ना। और ब्राह्मणों ने ही खुद को क्या बना लिया था, सबसे श्रेष्ठ बना लिया था कि राजा के बाद कौन होगा, ब्राह्मण होगा, है ना। अब इसके बाद क्या होगा, इसके वजह से वर्ग संघर्ष देखने को मिल रहा था। अलग अलग वर्गों में बांट दिया गया था, हम लोगों ने चाणक्य में पढ़ा, ठीक है। उसके बाद कर्म कांड क्या होता है, कौन जानता है? कर्म कांड के बारे में कौन जानता है? थोड़ा जल्दी। हाँ, और ये कर्म कांड ये था ना कि पूजा पाठ, ठीक है। और जाहिर सी बात है, जो छोटे धर्म के लोग हैं उनको वो मजबूर किए जाते थे कि आपको क्या करना है, जो ब्राह्मण लोग हैं उनकी बातों को क्या करना है, सुनना है, ठीक है। और यहाँ तक कि ये भी देखने को मिल रहा था कि मंदिरों में क्या होता था, अब ये भी कर्म कांड का ही क्या था, एक एग्जाम्पल है कि मंदिरों में जो भी ब्राह्मण थे वही पूजा कर सकते थे, या फिर जो राजा महाराजाओं के घर के लोग हैं वही पूजा कर सकते थे। जो क्षुद्र लोग थे, ठीक है, लोअर क्लास के लोग, उनको बहुत ज्यादा क्या मिल रहा था, भेदभाव देखने को मिल रहा था। उन्हीं के साथ क्या हो रहा था, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, क्योंकि और जो 3 वर्ग हैं उसके साथ कोई भी परेशानी नहीं हो रही थी। बच्चे क्या, लोअर कास्ट, है ना। ये क्लियर हुआ?
क्लियर हुआ? गुड। अब देखिए, अब ये भागेगा। कर ही लो तुम। हाँ, और ये सारी चीजें ऐसा नहीं है कि आप लोगों को अभी सिर्फ देखने को मिल रही हैं, हम लोग ऑलरेडी इन सारी चीजों के बारे में पढ़ चुके हैं, है ना। अब देखिए, एक चीज आती है, सब डिस्क्रिमिनेशन किसको मिल रहा था? शूद्र वर्ण को, है ना, वर्ग को, जो लोअर कास्ट है। ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला कि आप कर्म कांड, ठीक है, पूजा पाठ नहीं कर सकते हो, और अगर आप जो ब्राह्मण है उनकी बात नहीं मानोगे तो आपको क्या मिलेगा? पाप मिलेगा। हाँ बिल्कुल, पाप मिलेगा। उनको ये भय दिलाया जाता था, डर दिलाया जाता था कि आपको क्या मिलेगा? पाप मिलेगा। और पाप किसके द्वारा मिलेगा? गॉड के द्वारा। किसके द्वारा? भगवान के द्वारा, है ना। अब देखिए, भगवान के द्वारा मिलेगा, तो अब ठीक है, और किसको मिलेगा? तो लोअर कास्ट वालों को मिलेगा, है ना। अब कब मिलेगा? ये जो पाप है वो कब मिलेगा? तो इन्होंने बोला, जो भी ब्राह्मण लोग हैं, कि आपके डेथ के बाद मिलेगा, है ना। डेथ के बाद किसको मिलेगा? सोल को, मतलब आत्मा को। ठीक है, ये क्लियर हुआ कि अगर आप कर्म कांड में शामिल नहीं होते हैं तो आपको क्या मिलेगा? जो शूद्र वर्ग है उसको क्या मिलेगा? पाप मिलेगा। ठीक है, और पाप किसके द्वारा मिलेगा? भगवान के द्वारा। कब मिलेगा? मृत्यु के बाद। और किसको? आत्मा को। और ये क्या चलेगा? हमेशा चलते जाएगा। पूर्व जन्म की भी बात इन्होंने बोली है। हाँ बिल्कुल, और सेम ये डर ये लोग दिखा रहे थे। अब अब आए बुद्ध, है ना। महात्मा बुद्ध है। अब इन्होंने क्या बोला कि एक सेकेंड। हाँ, अब इन्होंने देखिए इसका क्या सल्यूशन दिया। इन्होंने बोला कि ना ही भगवान होते हैं, ना ही आत्मा होती है। ठीक है, तो आपको किसी का अब डर ही नहीं रहा, तो आपको कर्म कांड में शामिल होने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ? इन्होंने सीधा क्या कर दिया? नकार दिया कि ना ही भगवान है, ना ही आत्मा है, तो आपको पाप नहीं मिलेगा और आपको कर्म कांड में शामिल होने की कोई जरूरत नहीं है। इन्होंने बोला कि जो भी लोग हैं, जितने दुनिया में लोग हैं, सारे क्या हैं? इक्वल हैं। इक्वलिटी की बात इन्होंने की है। हाँ बिल्कुल। क्लियर है यहाँ तक? मैं आगे बढ़ू?
हाँ, नर की बात करते थे, वो डराते थे सीधे बात। तो इन्होंने सबको नकार दिया। इस तरह से इन्होंने क्या किया, शूद्र वर्ग का क्या किया, समस्या का जो भी समाधान निकाला। ठीक है। कि जब टाइम प्रॉब्लम होता है ना तो ये ऐसे भागता है। अब देखिए, देखिए इन्होंने, महात्मा बुद्ध ने हिंदू धर्म की इस मान्यता को अस्वीकार कर दिया कि व्यक्ति की मान मर्यादा वर्ण व्यवस्था से जुड़े श्रेणी तंत्र में उसकी स्थिति से निर्धारित होती है। जैसे कि वर्ग है ना। हाँ, वर्ग व्यवस्था का इन्होंने क्या किया, विद्रोह किया। इन्होंने ये बोला कि किसी भी इंसान की उसकी स्थिति के हिसाब से कभी भी उनके धर्म का या फिर उनका जो मान मर्यादा है, वर्ण व्यवस्था है, उसको नहीं माना जा सकता। तो इन्होंने सीधे वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार किया। महात्मा बुद्ध रिजेक्टेड द हिंदू बिलीफ दैट द पर्सन्स डिग्निटी इन डिटरमाइंड बाय हिज पोजीशन इन द हायरार्की एसोसिएशन विद द कास्ट सिस्टम। ये क्लियर है सबको? थोड़ा जल्दी कमेंट कीजिएगा अगर क्लियर हो जाएगा तो। उन्होंने यह व्यवस्था दी कि व्यक्ति का चरित्र उसके शुभ या अशुभ कर्मों के आधार पर परखना चाहिए, जाति विशेष के जन्म के आधार पर नहीं। तो इन्होंने क्या बोला कि व्यक्ति का चरित्र उसके शुभ और अशुभ कर्मों पे, तो इन्होंने कर्मों पे बल दिया है, ना कि वर्ण पे। He ruled that the person character should be judged on the basis of his goods and inauspicious deeds, not on the basis of birth and particular caste. क्लियर है ये चीज? छोटी छोटी सी चीज है, आग्नाशता कोई बड़ी टॉपिक नहीं है। क्लियर? सारे बच्चे एक बार कमेंट करेंगे कि क्लियर हो गया ये चीज। कर्म कांड किसे कहते हैं, जैसे मैंने अभी बता दिया है, वही चीज बोल रहा है कि कर्म कांड का संबंध केवल पूजन पाठ यज्ञ विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान से ही संबंधित नहीं है, बल्कि इसका संबंध मानव के जीवन से ही सीधे जुड़ा है। धार्मिक क्रियाओं से जुड़े कर्म को कर्म कांड कहते हैं। मैंने बता दिया था ये ऑलरेडी, ये फिर से रिपीटेड है। रिचुअल्स आर नॉट ओनली रिलेटेड टू वर्शिप recreations, yoga, various types of rituals, but it is also directly related to human's life. Action related to religious activities are called rituals. ये क्लियर ही है। ठीक है, ये कर्म कांड के बारे में मैंने बता दिया है, वही चीज है। कर्म कांड में लोअर कास्ट को क्या हो रहा था, भेदभाव हो रहा था। इन्होंने जब ये थ्योरी दी थी कि ना ही गॉड रहता है ना ही सोल है, तो आपको कर्म कांड
करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने जो लोअर कास्ट है उसके जो भी परेशानियां है इसका क्या किया था, निवारण किया था। हाँ, इसी के बारे में चर्चा हो रही है। अब देखिए, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं बताइए। कौन कौन से 4 वर्ण होते हैं, कौन कौन से? लास्ट तो हो गया हम लोग का लोअर कास्ट शूद्र, है ना। हाँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, है ना। इन्होंने ये बात बोला, इन्होंने एक बात बोली, धम। ठीक है, ये धम क्या होता है कि इन कास्ट से अलग हट के इन्होंने क्या बोला, एक अपना धर्म बनाया था। वो कौन सा था? बौद्ध धर्म। ये क्लियर है? धर्म किससे रिलेटेड है? बौद्ध धर्म से। इन्होंने बोला कि जितने भी लोग हैं वो सारे क्या है, इक्वल हैं। तो उनको क्या बोलेंगे हम, जो भी बौद्ध धर्म अपनाएंगे उनको क्या बोलेंगे हम, धम। ठीक है, कि वर्ण व्यवस्था जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन लोगों ने बनाया है बाकी लोगों ने, ठीक है, वैसा नहीं है। जो भी बौद्ध धर्म अपनाएगा वो इक्वल होगा और उसे हम लोग धम में रखेंगे। क्लियर? भागी लो। यहाँ तक क्लियर हो गया बताइए। अब देखिए, हाँ बिल्कुल, मनुष्य जाति। अब दो मित्र आते हैं, भारद्वाज और वशिष्ठ, दो ब्राह्मणों के माध्यम संवाद, जिन्होंने जाति परिवार को त्याग किया था। अब ये कौन थे? डायलॉग बिटवीन भारद्वाज एंड वशिष्ठ, टू ब्राह्मण हु हैड रिनाउंस्ड कास्ट एंड फैमिली। कौन थे, कौन जानता है? अब देखिए, हाँ, मानवता। तो अब जाहिर सी बात है, महात्मा बुद्ध अपन अलग अलग जगह पे क्या करते रहते थे, जाते रहते थे, घूमते रहते थे। ठीक है, वहां पे उनको दो व्यक्ति मिले। जाहिर सी बात है उनको नहीं मिले। जब इन्होंने, इन दोनों ने महात्मा बुद्ध को देखा तो ये लोग क्या बोले, ये लोग उनके साथ जुड़ने की कोशिश करने लगे और उसी कोशिश में इन्होंने अपना घर त्याग दिया और ये क्या बन गए, महात्मा बुद्ध के धम्म में शामिल हो गए। ठीक है, तो इन्हीं दोनों को
जो महात्मा बुद्ध ने प्रवचन दिया था, और वो प्रवचन क्या था, समाज की उत्पत्ति कैसी होगी, उसी को क्या कहते हैं, अगाना सूत्र कहते हैं। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, इनके दो, इन्हें मित्र भी कह सकते हैं, ठीक है, साथ में रहते थे, लेकिन इन्होंने क्या किया था, बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो ये दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं को जो प्रवचन इन्होंने दिया है समाज की उत्पत्ति के बारे में, इसी को हम लोग अगाना सूत्र कहते हैं। क्लियर? दो ही तीन स्लाइड बचा है, थोड़ा बहुत है। यहाँ तक क्लियर हो गया तो बताइए। सारे बच्चे बताएंगे, विश्वजीत ही पढ़े क्या? प्रांजलि ने भी बोला। है ना? अब देखिए, इन्होंने एक राज्य की उत्पत्ति के बारे में बात की। अब हम लोगों ने देखा था, एक टाइम पीरियड आया था, स्टार्टिंग से हम लोग जानिए। एक टाइम पीरियड आया था जब लोग क्या हो गए थे, नेचुरल स्टेट में रहते थे। उसके बाद दूसरा टाइम पीरियड आता है जब क्या लोग क्या बन जाते हैं, अराजक, है ना? इसको गोल्डन पीरियड बोल सकते हैं, इस समय के बीच में जो था। तीसरा स्टेट जो अभी, जिसमें प्रेजेंट में महात्मा बुद्ध थे। हाँ, तो तो अब देखिए, अराजक में कैसे अराजक हुए लोग, उस पे चर्चा कर रहे हैं। इसको आज सब में भागना है। अब देखिए, अराजक कैसे लोग हो गए, उनके अंदर इन्होंने चार बुराइयों की बात की है, ठीक है, 4 इविल्स की बात की है। क्या क्या थी? चोरी था, है ना, प्रत्यसना था, मिथ्या वचन था, हिंसा थी। ये आप लोग बस याद रखिएगा कि इन्होंने 4 इविल्स की बात की है। वायलेंस हो सकता है, चोरी हो सकती है, झूठ बोलना हो सकता है, धोखाधड़ी हो सकता है ना? तो बौद्ध चिंतन के अंतर्गत राज्य की उत्पत्ति का जो विवरण मिलता है, वो पश्चिम चिंतन से जुड़ा हुआ है, सामाजिक अनुबंधन की परिकल्पना से मिलता जुलता है। इसके बाद इन्होंने क्या बोला कि समझौते के द्वारा क्या हो सकता है, किसी भी राज्य का निर्माण हो सकता है ना? The description of origin of the state found the Buddhist thought in the similar concept of social contract associated with the
वेस्टर्न थिंकिंग। मिथ्या है मतलब झूठ बोलना, ठीक है, किसी से कपट करना, धोखाधड़ी। ये क्लियर है सबको? इसका सारांश यह है कि शुरू शुरू में अस्तित्व राज्य का अस्तित्व नहीं था। तो मैंने अभी बताया ना कि लोग क्या कर रहे थे, आदम व्यवस्था में थे, नेचुरल स्टेट में रहते थे। उसके बाद क्या हुआ कि अराजकता फैली। क्यों अराजकता फैली? क्योंकि कुछ लोग की अधूर लालसा के कारण जनसाधारण के लिए अपने परिश्रम के फल को सुरक्षित करना संभव नहीं रहा, क्योंकि कुछ लोग क्या हो गए, लालची हो गए और उन्होंने दूसरों की चीजों पे क्या किया, नजर डालना शुरू कर दिया। उसके बाद तब उन्होंने अपनी रक्षा के लिए परस्पर सहमति, ठीक है, सहयोग या सहमति कर सकते हैं, उससे क्या किया, राज्य का निर्माण किया। तो हम लोग सीधे तौर पे ये समझ सकते हैं कि आगनासुत्ता ने गौतम महात्मा बुद्ध ने ये बोला है कि राज्य का निर्माण, ठीक है, सहमति के द्वारा किया गया था। क्लियर है ये चीज? Its summary is that to beginning the state did not exist, but when due to the indomitable desire of some people, it was no longer possible for the common people to protect the fruits and their labor. Then they created the state with the mutual consent for their protection, रक्षा के लिए। बिल्कुल अराजकता से निपटने के लिए, क्योंकि लोग क्या कर रहे थे, एक दूसरे की चीजों को हड़प ले रहे थे। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, सहमति बनाई और फिर राज्य का निर्माण किया। तो एक तरह से राज्य का निर्माण क्यों हुआ, कि लोगों का जो भी सामान है, चीज है, ठीक है, उसका रक्षा हो सके, लोगों की रक्षा हो सके। क्लियर है ये चीज? चार सत्य सिद्धांत की इन्होंने बात की है। यहाँ तक क्लियर है? अब एक और सिद्धांत बचा है, उसके बाद खत्म हो जाएगा आज्ञा सत्य। अब देखिए, इन्होंने ये बोला कि सारा संसार दुखमय है, जितने भी लोग हैं दुनिया में वो सारे दुखमय हैं, ये तो सत्य है। हर इंसान से पूछिए वो क्या करेगा, दुखी रहेगा। और इच्छा, तृष्णा और लालसा समस्त दुख का मूल स्रोत है। मतलब अगर आप लालसा रखेंगे, किसी चीज के बारे में इच्छा रखेंगे, तो वो क्या होगा, वही आपके दुख का कारण बनेगा, ठीक है। और इसीलिए आप जन्म मरण और पूर्व जन्म से बंधनों में बांध कर रखते हैं। तो इन्होंने ये बोला कि अगर आप अपने इच्छा और लालसा को खत्म कर देंगे, तो आप इन सारी चीजों से क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। मैं भी नहीं हूँ दुखी। Desire all longing is the root source of all suffering which binds the soul and bones of the birth, death and rebirth. लेकिन राम लखन, किसको जेआरएफ चाहिए? अभी कौन बोलता है कि मैंने तो अभी कुछ भी नहीं पढ़ा, कैसे होगा, क्या होगा? इसे दुख थोड़ी बोलते हैं, इसे चिंता नहीं कहते। तीसरा नंबर क्या बोला है, कि लालसा का त्याग कर दे तो दुख का भी अंत हो जाएगा। अभी मैंने ये बता दिया।
ठीक है। घ नंबर में इन्होंने बोला है कि संसारिक जीवन में मनुष्य को अष्टांग मार्ग, 8 फोल्ड पथ का अनुसरण करना चाहिए, जो समस्त दुख का मुक्ति प्रदान करता है। जो संसारिक जीवन है जिसमें मनुष्य को अष्टांग जो मार्ग होता है उसका अनुसरण करना चाहिए, जिससे वो दुखी ना रहेगा। ठीक है, उसको कभी भी दुख नहीं होगा इनका जो मार्ग है उससे। If you give up the craving, sorrow will also end. In worldly life, man should follow the eightfold path which provide freedom from all sorrows. ये क्लियर है? वही तो बात है। अष्टांग मार्ग इनका क्या होता है? सम्यक का मतलब क्या होता है? लास्ट चीजें बताइए, सम्यक का अर्थ क्या होता है? गुड। सम्यक का अर्थ मैंने पूछा है। बिल्कुल। देखिए, किसी चीज की अति, समझ रहे हैं ना, बोलते हैं ना कि एक्सेस, जो भी चीजें होती हैं वो क्या होती हैं? वो बुरी होती हैं। तो हम लोगों को क्या होना चाहिए कि हाँ, जिसकी जितनी जरूरत हो कम से कम उसके बारे में हम लोग को सोचना चाहिए। तो सम्यक दृष्टि, राइट थिंकिंग के बारे में बात की है। एक्सेस किसी भी चीज के बारे में इन्होंने बात नहीं की है। कि अष्टांग मार्ग में यही कि आप एक्सेस जो भी चीजें हैं, ठीक है, उससे बच के रहें, अति से बच के रहें। हर चीज की अति क्या है, आपको परेशानी में डाल सकती है। सम्यक संकल्प के बारे में बात की है, राइट इंटेंशन के बारे में बात की है कि किसी के बारे में अच्छा ही सोचना चाहिए। सम्यक वाक के बारे में बोला है कि को मतलब कि अच्छा बोलना चाहिए। सम्यक क्रमात् अच्छा काम करना चाहिए। हो गया ना पहला, अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा किसी के बारे में भी बोलना चाहिए, ठीक है, अच्छा कर्म करना चाहिए, इसके बारे में इन्होंने बात की है। सही, क्लियर ये? पांचवा क्या है? राइट लिवलीहुड, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, राइट इफर्ट्स डालने चाहिए। सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस होनी चाहिए। सम्यक समाधि, राइट कंसंट्रेशन होना चाहिए। इसका मतलब यही है कि हर चीज की अति नहीं होनी चाहिए, सीधी सी बात है। और इससे क्या होगा कि निवारण हो जाएगा, किससे? आपको दुख से। क्लियर है ये चीज? फिर भी हर इंसान दुखी है। हमारे जितने भी थिंकर्स हैं उन्होंने बहुत सारी बातें बोल के वो चले गए। हम लोग बस पढ़ते हैं, सुनना तो है नहीं, है ना। और इसी के साथ बधाई हो कि कंप्लीट हो गया। लोभी तो हम सब है ना, अब जेआरएफ दिए। बिल्कुल, वो एक तरह से दुखी थे ना, उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें की थी। उसके बाद उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था ना। पहले तो वो दुखी थे।
मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, वो सेल्फिश होता है। आप बोल सकते हो कि मैं सेल्फिश नहीं हूँ, बिकॉज़ क्या होता है ना कि हम लोग को बुरा लगता है कि हम लोग बोल रहे हैं कि मैं सेल्फिश हूँ। आप किसी से भी बोलो मैं सेल्फिश हूँ, तो वो आपको ऐसे करके देखेगा। वही चीज़ है, बट होता हर इंसान है। इंसान सबसे पहले अपने बारे में सोचता है, उसके बाद दूसरे के बारे में सोचता है। हाँ, क्योंकि उनके अगल-बगल में उनको कुछ बोलने वाले लोग है थे ही नहीं, परेशान हो गए थे अपने घर से, है ना? ठीक है, तो अब कल मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। सबको शुभ रात्रि। हाँ, वही तो बात है ना, सब सेल्फिश है। शुभ रात्रि, गुड नाइट। शुभ रात्रि, गुड नाइट। कल का जो भी टॉपिक होगा वो पढ़ के आइएगा।